नमस्कार। पॉलिटी लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत के संविधान को हम समझने का प्रयास कर रहे थे और भारतीय संविधान में जो पिछला वीडियो था उसमें हमने जो हमारे संविधान का भाग 8 और भाग 10 है उनको समझे थे, क्योंकि भाग 9 के विषय में हमने पहले ही चर्चा कर लिया था। भाग 9 में स्थानीय स्वशासन के विषय में बात किया गया है, जिसमें कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका को समझना होता है। आज का जो ये वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम सेंटर स्टेट रिलेशन के विषय में समझेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच किस तरीके का संबंध होता है। देखिए, जहां तक केंद्र राज्य संबंध की बात होती है, केंद्र राज्य संबंध की जहां तक बात होती है, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन सेंटर स्टेट रिलेशन क्यों पढ़ना होता है? क्योंकि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। हमारे यहाँ जो शक्ति है, जो पावर है, पावर दो ग्रुप में बांटा गया है। एक तो यूनियन और एक स्टेट के बीच में, इन दोनों के बीच में शक्ति का विभाजन है। और इस शक्ति के विभाजन होने के कारण हमको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों संस्था के बीच किस तरीके का संबंध होता है, क्योंकि अंत में जो हम जनता है, जो लोग हैं, उनके भलाई के लिए काम करना है। और भारत एक चूंकि लोकतंत्र है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों संस्थाएं एक दूसरे के बीच किस तरीके से संबंध बनाते हैं, किस तरीके के संबंध इन दोनों संस्थाओं के बीच होता है, और किस तरीके से जो प्रशासनिक काम है या जो विधायी काम है या फिर जो वित्तीय स्थिति होता है, इन दोनों में, इन दोनों संस्थाओं के बीच किस तरीके का संबंध होते हैं। तो मुख्य रूप से जो सेंटर स्टेट रिलेशन होता है या केंद्र राज्य संबंध होता है, इनमें तीन तरह के संबंध को हमें पढ़ना होता है। ये संबंध कौन कौन है? एक तो आपको पढ़ना होता है विधायी संबंध, लेजिस्लेचर रिलेशन जिसको कहते हैं, विधायी संबंध। दूसरा प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध का मतलब जो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका जैसी संस्था काम करती है, उसके बीच का संबंध किस तरीके से होता है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है, उनके बीच का संबंध पढ़ना होता है। और एक पढ़ना होता है हमें वित्तीय संबंध, यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन में जो हमारा यूनियन है या जो सेंटर है और जो स्टेट है, उनके बीच तीन तरह के संबंध हमें पढ़ना होता है। एक विधायी संबंध यानी कि लेजिस्लेचर रिलेशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन यानी कि प्रशासनिक संबंध, जिसमें कि कार्यपालिका और जो न्यायपालिका जैसी संस्था है वो किस तरीके से काम करता है, ये पढ़ना होता है। और दूसरा जो वित्तीय संबंध है, जो फाइनेंशियल रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच, ये हमें पढ़ना होता है। तो जो विधायी संबंध और जो प्रशासनिक संबंध है, इसके विषय में हम पढ़ते हैं हमारे संविधान के भाग 11 में। इसके विषय में चर्चा किया गया है भारतीय संविधान के भाग 11 में। वहीं जो वित्तीय संबंध है, जो फाइनेंशियल रिलेशन है, इसको अगर पढ़ना हो तो इसको आप पार्ट 12 में इनके विषय में चर्चा किया गया है। भाग 12 में वित्तीय संबंध के विषय में चर्चा किया गया है। तो आज सबसे पहले हम संविधान के भाग 11 को समझेंगे। भाग 11 में सेंटर और स्टेट के बीच जो विधायी संबंध है, जो लेजिस्लेचर रिलेशन है, और जो प्रशासनिक संबंध है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, उसके विषय में चर्चा किया गया है। तो हम इन दोनों चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं विधायी संबंध यानी कि लेजिस्लेचर रिलेशन। देखिए, जो विधायी संबंध है या लेजिस्लेचर रिलेशन है, इसमें क्या होता है कि सेंटर और स्टेट को अलग अलग विषयों पर कानून बनाना होता है, नियम बनाना होता है, उसके बीच का संबंध है।
और अगर कोई कानून सेंटर बनाता है तो स्टेट उसको किस तरीके से लागू करेगा, स्टेट की जिम्मेदारी किस तरीके की बनती है, इन चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमें जो भाग 11 में दो चीज पढ़ना है, एक तो सबसे पहले पढ़ना है प्रशासनिक विधायी संबंध, विधायी संबंध, और दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है हमें प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध, जहां तक विधायी संबंध की बात है, लेजिस्लेचर रिलेशन की बात है, तो इसका चर्चा किया गया है आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 255 के बीच। आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 के बीच जिस संबंध का चर्चा किया गया है वह है विधायी संबंध यानी कि लेजिस्लेचर रिलेशन, और आर्टिकल 256 से 263 के बीच चर्चा किया गया है प्रशासनिक संबंध के विषय में। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, विधायी संबंध, लेजिस्लेचर रिलेशन, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच जो विधायी संबंध है, जो लेजिस्लेचर रिलेशन है, वो किस तरीके से होता है, और ये जो दो संस्था है, एक सेंटर और एक स्टेट, ये दोनों संस्था किस तरीके से काम करता है, इसको समझेंगे। आर्टिकल 256 से लेकर के आर्टिकल 263 के बीच जो चर्चा किया गया है, किसके बारे में, विधायी संबंध के बारे में, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव विधायी संबंध मतलब लेजिस्लेचर रिलेशन के विषय में। तो देखिए, विधायी संबंध का सीधा सा मतलब हो गया कि कानून बनाने की शक्ति किसको कहां तक है। तो जहां तक किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति की बात होती है, तो सेंटर और स्टेट के बीच कुछ विषयों को निर्धारित किया गया है, जिन विषय पर केवल और केवल सेंटर कानून बना सकते हैं। कुछ ऐसे विषय है जिस पर केवल राज्य कानून बना सकते हैं, स्टेट कानून बना सकते हैं। पर कुछ ऐसे भी विषय है जिस पर स्टेट भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि कानून बनाने की जो सीमा है या कानून बनाने की जो शक्ति है, विषय है, वो किसके पास कितना है। तो देखिए, जो सेंटर और स्टेट के बीच जो कानून बनाने की शक्ति का बंटवारा किया गया है, ये किसमें किया गया है, भारत के संविधान की जो अनुसूची 7 है, 7वीं अनुसूची में सेंटर और स्टेट के बीच कानून बनाने की सीमा या शक्ति को बंटवारा किया गया है। इनमें सबसे पहले आता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची। सबसे पहले आता है यूनियन लिस्ट, संघ सूची। और संघ सूची में कुल मिलाकर के कितना विषय है, तो संघ सूची में लगभग 100 विषय है, और इन 100 विषय पर कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल किसको होता है, यूनियन को होता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो सेंटर को होता है। इनमें कई महत्वपूर्ण विषय है, जैसे रक्षा हो गया, या विदेश, या और कई विषय जैसे बैंकिंग, इस तरह के लगभग 100 ऐसे विषय है जिस पर कानून बनाने की अधिकार या कानून बनाने की दायित्व केवल और केवल किसके पास होता है, संघ के पास होता है, यूनियन के पास होता है। दूसरा जो सूची होता है, दूसरा जो लिस्ट होता है, इसको कहते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट या राज्य सूची। स्टेट लिस्ट या राज्य सूची। और राज्य सूची में कुल मिलाकर कितना विषय है, तो इसमें कुल मिलाकर के 61 विषय है। 61 विषय है राज्य सूची में, और इनमें आपको देखने को मिलेगा, एक तो कृषि, दूसरा भूमि, पुलिस जैसे विषय जो है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची में।
तीसरा जो सूची होता है उस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकता है, उसको कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट में कुल मिलाकर के कितना विषय शामिल किया गया है? तो 52 ऐसे विषय शामिल किया गया है जिस पर संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि समवर्ती सूची में जब संघ कोई कानून बनाएगा तो राज्य के द्वारा बनाए गए कानून खारिज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और संघ के द्वारा बनाए हुए कानून लागू हो जाएगा। यानी कि संघ द्वारा बनाए गए कानून को ज्यादा महत्व दिया जाएगा समवर्ती सूची में। एक और सूची होता है जो इन सभी सूची के अतिरिक्त जो सूची होता है उसको कहते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची में जो जितने विषय, कई विषय इसमें शामिल किया जाते हैं जो इन सभी विषय के अतिरिक्त होते हैं। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल किसके पास होता है? तो संघ के पास होता है, यूनियन के पास होता है। अवशिष्ट सूची पर केवल यूनियन कानून बना सकता है, संघ कानून बना सकता है। और अवशिष्ट सूची जो भारतीय संविधान में लिया गया है, ये लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में ही सबसे पहले अवशिष्ट सूची के विषय में जिक्र किया गया है। अवशिष्ट सूची का मतलब कोई ऐसा विषय जो इन तीनों सूची में नहीं आता है, या फिर परिस्थिति के अनुसार, समय बदलने के अनुसार कोई ऐसे विषय या कोई ऐसे टॉपिक आता है जिस पर कानून बनाना आवश्यक है, उनको रखा जाता है समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। जैसे कि जब संविधान बन रहा था तो उस समय इंटरनेट जैसे चीजें नहीं थी, तो अब इंटरनेट से संबंधित अगर कोई कानून बनाना हो तो उस पर कौन बनाएगा? उस पर बनाएगा संघ, और उसको रखा जाएगा अवशिष्ट सूची में, रेसिड्यूरी लिस्ट में। ठीक है। विधायी जो संबंध है, विधायी संबंध में यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये अलग अलग जो सूची बनाया गया है इस पर कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल जिसके विषय में आता है उसी के पास है। यानी कि अगर यूनियन लिस्ट में कोई विषय है तो यूनियन लिस्ट पर कानून केवल और केवल संघ बना सकता है, राज्य नहीं बना सकता है। पर अगर ऐसे विषय जो राज्य के लिस्ट में शामिल है उस पर कौन कानून बनाएगा? तो उस पर केवल और केवल राज्य कानून बनाएगा, संघ उस विषय पर कानून नहीं बना सकता है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिस पर संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। देखिए, राज्य के सूची पर सामान्य स्थिति में संघ कानून नहीं बना सकता है, पर कुछ विशेष परिस्थिति में संघ के पास ये शक्ति होता है कि वो राज्य के संबंधित विषय पर भी कानून बना सकता है। तो हम समझते हैं कि ऐसा कौन कौन सा स्थिति होता है जब संघ राज्य से संबंधित विषय पर कानून बनाता है। तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सामान्य स्थिति में जो हमारा संघ है, संघ के विषय पर कानून कौन बनाते हैं? तो भारत के पार्लियामेंट बनाते हैं, संसद बनाते हैं। सामान्य स्थिति में संसद राज्य के विषय पर कानून नहीं बनाता है, पर कुछ विशेष स्थिति में संसद राज्य के विषय पर भी कानून बनाता है। तो हम समझते हैं कि वो कौन कौन ऐसा स्थिति है जब भारत के संसद, पार्लियामेंट संघ के विषय पर कानून बनाने के अतिरिक्त राज्य के विषय पर कानून बनाता है। संसद राज्य से संबंधित विषय पर
कानून बनाता है, कानून बनाता है। संसद राज्य से संबंधित विषय पर कानून बनाता है। इनमें कौन कौन ऐसा विषय है जिनमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे। अगर कोई ऐसा विषय राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे, राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे। राज्यसभा ने अगर कोई ऐसे विषय पर अपना प्रस्ताव पारित कर दिया है ताकि संसद उस पर कानून बना सके, लेकिन वो विषय संबंधित है किससे, राज्य से, तब ऐसे स्थिति में पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। इसमें कुछ विषय का लिस्ट होता है जिन विषय पर अगर राज्यसभा अगर उस विषय से संबंधित विधेयक को पारित कर देता है तो संसद उस पर कानून बना सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया जाता है तो आपातकाल के दौरान भारत संघीय व्यवस्था वाला देश नहीं रह करके एकात्मक व्यवस्था वाला देश हो जाता है। यूनियन सिस्टम तब नहीं रहता है, तब यूनिटरी सिस्टम हो जाता है। एकात्मक व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि तब संघ के साथ साथ राज्य का अस्तित्व नहीं रहता है, राज्य का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है और केवल संघ बचता है। और जब इसलिए भारत को पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था वाला देश नहीं कहा जाता है बल्कि अर्ध संघीय व्यवस्था कहा जाता है। भारत को क्वासी फेडरल सिस्टम भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत क्वासी फेडरल है, यानी कि अर्ध संघीय व्यवस्था वाला देश है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में भारत संघीय व्यवस्था की तरह व्यवहार नहीं करता है। जब आपातकाल लागू होता है तो आपातकाल के दौरान जो राज्य की शक्ति है, राज्य की शक्ति को खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और केवल संघ बच जाता है। तो उस समय भारत यूनिटरी सिस्टम जैसे व्यवहार करता है। और जब राज्य की अस्तित्व ही नहीं रहती है तो ऐसे स्थिति में राज्य से संबंधित विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास चला जाता है, तो संसद के पास चला जाता है। यानी कि आपातकाल के दौरान संसद राज्य से संबंधित विषय पर भी कानून बना सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत संघीय व्यवस्था वाला देश तो है, पर जब आपातकाल लागू हो जाता है तो ये संघीय व्यवस्था से बाहर निकल करके एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यूनिटरी सिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। इस परिस्थिति में राज्य के पास अस्तित्व नहीं रहता है। अब राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसे स्थिति में राज्य से संबंधित किसी विषय पर कानून बनाना हो तो वो केवल कौन बना सकता है, भारत के संसद बना सकते हैं, पार्लियामेंट बना सकते हैं। और तीसरा कारण क्या हो सकता है कि अगर राज्य संसद से अनुरोध करे, राज्य संसद से अनुरोध करे तब संसद क्या कर सकता है कि राज्य से संबंधित विषय पर भी कानून बना सकता है। और चौथा क्या हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करना हो, अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करना हो, इस स्थिति में भी क्या कर सकता है कि जो हमारा संसद है वो राज्य से संबंधित विषय पर भी कानून बना सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करना हो। और जो चौथा स्थिति हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रपति शासन भी क्या है, एक राजकीय आपात ही है। जब आर्टिकल 356 के प्रयोग करके किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस स्थिति में जो राज्य की सरकार होते हैं या राज्य की जो अस्तित्व होता है वो लगभग समाप्त हो जाता है और राज्य से संबंधित विषय पर कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति
के जो प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल होते हैं उसके पास होता है। ऐसे परिस्थिति में भी राज्य से संबंधित विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो भारत की संसद बना सकता है। और ये जो विभिन्न मामले पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है राज्य के विषय में, ये किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है? तो इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 249 में। अनुच्छेद 249 जो भारत के संविधान का है उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रहित के कई सारे विषय पर भी अगर संसद चाहे तो कानून बना सकता है, भले ही वो राज्य सूची के अंतर्गत ही क्यों नहीं आए। पर अगर कोई विषय राष्ट्रहित से संबंधित है तो ऐसे परिस्थिति में भी भारत की जो संसद है वो क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। तो हमने ये समझा कि जो विधायी शक्ति होता है इसमें ये समझना होता है कि किस विषय पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है, संघ के पास है या फिर राज्य के पास है। पर बहुत सारे ऐसे परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय महत्व का हो या अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करना हो या राष्ट्रीय आपातकाल राज्य में लागू हो, देश में लागू हो या फिर राष्ट्रपति शासन हो। इन सभी परिस्थिति में संसद के पास राज्य के विषय पर कानून बनाने की शक्ति होता है और संसद राज्य के विषय पर कानून बनाते भी हैं। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने की बात होता है इसका जिक्र किसमें है? इसका जिक्र है आर्टिकल 253 में, कि आर्टिकल 253 के तहत क्या कर सकता है कि संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बना सकता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को लागू कर सके। तो विधायी संबंध में हमें यही समझना होता है कि विधि बनाने का अधिकार किसके पास है, कौन किस विषय पर विधि बना सकता है, और इसकी प्रॉपर लिस्ट दिया हुआ है। उस लिस्ट को पढ़ करके हम समझ सकते हैं, लिस्ट को देख करके समझ सकते हैं कि संघ किन किन विषय पर कानून बना सकता है और राज्य किन किन विषय पर कानून बना सकता है। पर इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज जो समझना होता है विधायी शक्ति में, कुछ ऐसे परिस्थिति होते हैं जहां पर भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको राज्य के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। हमने उसको भी समझ लिया। उनमें क्या क्या हो सकता है? कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय उत्पन्न हो जाए या राष्ट्रीय विषय से संबंधित कोई मुद्दा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे स्थिति में पार्लियामेंट क्या कर सकता है? वो राज्य से संबंधित विषय पर भी कानून बना सकता है। दूसरा, अगर कोई परिस्थिति ऐसा हो, कोई विषय ऐसा हो जो अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता से संबंधित हो, उस पर भी कानून कौन बना सकता है? भारत के पार्लियामेंट बना सकता है। अब हम समझते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच प्रशासनिक संबंध किस तरीके का होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन किस तरीके का होता है। देखिए, जो संघ है, जो पूरे भारत, पहला चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पूरे भारत देश है वो उसका यूनिट राज्य के रूप में है। और जब यूनिट राज्य के रूप में है, और ये सही है कि संघ के पास अधिक शक्ति है, पर अगर संघ के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना या बनाए गए विधि को लागू करने की जिम्मेदारी किसका होगा? तो राज्य का होगा। इसलिए जरूरी है कि संघ और राज्य के बीच सही तरीके से संबंध हो, तब जाकर के कोई भी विधि, कोई भी लॉ लागू होगा राज्य में, और वो विधि सही तरीके से लागू होकर के जो लोगों की फायदा करने की बात होगी वो सही तरीके से हो जाएगा। तो अब हम आगे समझते हैं प्रशासनिक संबंध, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। किसके किसके बीच? सेंटर और स्टेट के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन किसके किसके बीच? सेंटर और स्टेट के बीच। हमने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन को पढ़ते हैं तो
सेंटर और स्टेट के बीच तीन तरह के मुख्य रिलेशन होता है। एक तो विधायी संबंध, लेजिस्लेचर रिलेशन, दूसरा प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं वित्तीय संबंध यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन। जो विधायी संबंध होता है और जो प्रशासनिक संबंध होता है, इसको समझते हैं भारत के संविधान के पार्ट 11 में, भाग 11 में। तो भाग 11 का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें हमें समझना है प्रशासनिक संबंध, इसमें मुख्य रूप से सेंटर और स्टेट के बीच जो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से संबंधित रिलेशन होता है उसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, न्यायपालिका के संबंध के विषय में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब हो गया कि भारत में न्यायपालिका को सेंटर और स्टेट के बीच नहीं बांटा गया है, बल्कि एकीकृत न्यायपालिका है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और सबसे नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और ये जो सभी कोर्ट है, इसका ये काम नहीं होता है कि सेंटर के नियम को कोई और कोर्ट लागू करेगा, राज्य के नियम को कोई और कोर्ट लागू करेगा, ऐसा नहीं है। सब की जिम्मेदारी होता है, चाहे वो सेंटर का कोई नियम हो या फिर स्टेट का नियम हो, सब में सुनवाई किया जा सकता है। बस इनमें वरीयता के आधार पर ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण समझने की चीज है वो है कार्यपालिका संबंध। कार्यपालिका संबंध किस तरीके का होता है? तो कार्यपालिका संबंध में सबसे पहले आप ये समझिए कि कार्यपालिका के रूप में राज्य का कुछ दायित्व होता है। राज्य का दायित्व होता है क्या? राज्य का सबसे पहले ये दायित्व होता है संघ के कार्यपालिका शक्ति को सही से लागू करना। सही से लागू करना ये किसका जिम्मेदारी होता है? ये राज्य का जिम्मेदारी होता है। यानी कि संघ ने किसी विषय पर कानून बनाया, तो वो कानून जो संघीय विषय पर बनाया गया वो लागू कहाँ होगा? वो राज्य के क्षेत्र में ही लागू होगा। ऐसा तो है नहीं कि संघ का मतलब हो गया कि पूरे भारत का सरकार। तो वो सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून होगा, जिन विषय पर संघीय सूची की सरकार कानून बनाते हैं, वो कानून अंत में लागू कहाँ होगा, क्रियान्वयन कहाँ पे होगा? तो वो क्रियान्वयन होगा राज्य में। यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति को सही से क्रियान्वयन करने का जो जिम्मेदारी होता है, ये किसका होता है? राज्य का जिम्मेदारी होता है। और इसमें ये क्या करेगा कि केंद्र की योजना को सही से लागू करेगा। सही से लागू करेगा। और अगर राज्य केंद्र की योजना को सही तरीके से लागू नहीं करता है, मनमानी करता है, संघ के निर्देश के अनुसार संघीय विषय को राज्य के टेरिटरी के अंदर, राज्य के सीमा क्षेत्र के अंदर राज्य नहीं लागू करता है, तो ऐसे स्थिति में राज्य पर कार्रवाई किया जा सकता है। अगर ये नहीं लागू करेगा तो ऐसे स्थिति में कार्रवाई किया जाएगा किसके द्वारा? आर्टिकल 256 के द्वारा, और उस राज्य के सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है। अगर राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करता है या संघ के निर्देश के अनुसार जो संघीय विषय है उस पर काम नहीं करता है, संघ के योजना को सही तरीके से लागू नहीं करता है, क्रियान्वयन नहीं करता है, तो ऐसे स्थिति में राज्य पर कार्रवाई किया जा सकता है किसके द्वारा? आर्टिकल 256 के द्वारा। और राज्य की जो सरकार है उसको निलंबित किया जा सकता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और राज्य का जो प्रशासनिक शक्ति है या प्रशासनिक दायित्व है वो किसके पास चला जाएगा? संघ के पास चला जाएगा। तो राज्य का संघ के प्रति कुछ दायित्व होता है। ये दायित्व होता है कि संघ ने जो योजनाएं बनाई है, जो जिम्मेदारी दी है राज्य को, उसको लागू करे।
राज्य की जो अपनी योजना है, जो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, वो तो लागू करेगा ही, चूंकि संघीय विषय पर जो जिम्मेदारी राज्य को सौंपा गया है या जिस तरह की योजना का क्रियान्वयन राज्य को करना है, उस तरह की योजना का क्रियान्वयन राज्य को करने की आवश्यकता है। और अगर नहीं करेगा तो राज्य पर कार्रवाई किया जाएगा आर्टिकल 256 के द्वारा, और उस पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। और राज्य की जो प्रशासनिक शक्ति है, प्रशासनिक अधिकार है, वो किसके पास चला जाएगा? तो संघ के पास चला जाएगा। और किन किन विषय पर निर्देश दे सकता है? तो एक तो रेलवे से संबंधित कोई विषय हो, यानी कि रेलवे निर्माण से संबंधित, दूसरा बैंकिंग से संबंधित, तीसरा जो अल्पसंख्यक समूह से संबंधित हो सकता है। इन विषय पर क्या किया जा सकता है कि वो सहयोग किया जा सकता है। दूसरा, संघ का भी कुछ जिम्मेदारी होता है राज्य के संबंध में। संघ का क्या क्या जिम्मेदारी होता है कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी मुद्दे को लेकर के विवाद है, तो उसका निपटारा तो चूंकि कहाँ पे होता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट में होता है। हमने इस चीज को समझा है कि दो राज्यों के बीच अगर किसी तरह का विवाद हो तो इस विवाद का निपटारा होता है सुप्रीम कोर्ट में। पर अगर दो राज्यों के बीच जल विवाद हो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जल विवाद हो, तो इसका निपटारा कौन करेगा? इसका निपटारा करेगा संघ। और संघ इस पर किसका गठन करता है? तो ट्राइब्यूनल का गठन करता है। और उसके माध्यम से क्या किया जाता है कि जो दो राज्यों के बीच विवाद है, उस विवाद को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने संघ और राज्य के बीच जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसको समझने का प्रयास किया। इसमें हमने जो विधायी संबंध होता है, लेजिस्लेचर रिलेशन होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होता है, उसको समझने का प्रयास किया कि अगर संघ के प्रति राज्य की जिम्मेदारी होता है तो राज्य के प्रति भी संघ का जिम्मेदारी होता है। और ये जिम्मेदारी किस तरीके से होता है, किस तरीके से संघ और राज्य सही तरीके से काम करता है, इसको समझने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।